इसमें अराउंड 640 मसल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में होती हैं। ये फिगर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जो फ्रंटल बोन पर जो है फ्रंटलिस, टेम्पोरल बोन पे जो मसल है वो टेम्पोरलिस, और दिस इज ऑर्बिक्यूलस ऑक्यूलाई, दिस इज जाइगोमेटिकस, क्योंकि जाइगोमेटिक प्रोसेस के ऊपर है। मैसेटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। मैसेटर जो है मैंडिबल के ऊपर जो ये मसल दिख रही है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी। ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस जो कि लिप के ऊपर है, और ये ट्रेपेजीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शोल्डर की मसल है, ये ट्रेपेजीज है। और ये हमने कल बात किया था, जो नेक वाली मसल है, जो इंपॉर्टेंट मसल है, इसको बोलते हैं SCM, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। अभी ये वाले मसल्स, मैम वॉइस ब्रेक नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं अभी मैम, आई, क्लियर है, अभी आप नहीं क्लियर है, क्लियर है। नहीं नहीं, वो मैं खाली उसको बड़ा करने की कोशिश कर रही थी, ये वाला फोटो को ना। ओके, देखिए ये हमारा पेक्टोरिस मेजर एब्डोमेन का है ना, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक साइड वाली, ये इंटरनल ऑब्लिक अंदर की तरफ, ये रेक्टस एब्डोमिनस, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये सारे हमारे एब्स के साइड वाला मसल। इंटरनल ऑब्लिक हमने ये कल सब बात किया ही था, दिख रहा है सबको ना? और नहीं तो आप जूम करके देख लीजिए, एक एक बार नाम पढ़ेंगे तो हमें याद रह जाएगा एग्जाम के लिए। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शोल्डर मसल इनमें से कौन सी नहीं है, तो उसमें ये डेल्टोइड था आंसर उसका। जो ये शोल्डर मसल है, ये ऊपर का एरिया, ये डेल्टोइड है, ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है, और ये ब्रेकियोडेलिस, ब्रेकियो और डे एलिस, ऑर्डियलिस। जो ये कल सर ने बताया था, सटोरियस, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, क्योंकि ये फीमर के ऊपर है तो फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, उसी के ऊपर सटोरियस है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट मसल भी है। तो ये जीके के हिसाब से भी हो गया। ये है रेक्टस फीमोरस, क्योंकि फीमर के ऊपर है तो फीमोरस। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये काफ मसल, गैस्ट्रोनिमस, गैस्ट्रोनिमस मसल जो है वो काफ का मसल है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। फिर ये टीबिया और फिबुला का जंक्चर है, तो जो टीबियालिस एंटीरियर है ये, और ये सोलस। अभी इसको और एक बार देखेंगे हम। हाथ में जो मसल है यहाँ पर, ये है फ्लेक्सर कार्पी ग्रुप, फ्लेक्सर कार्पी ग्रुप। ये फ्रंटलिस और ये सब हमने कर लिया है यहाँ तक। डेल्टोइड हो गया, पेक्टोरिस मेजर हो गया, जो चेस्ट का ये मसल है ना, जैसे बेंच प्रेस में जो टारगेट करेगा वो है पेक्टोरिस मेजर। और ये क्या है, लेटिसमस डॉर्सी, आपके आर्मपिट के नीचे वाला मसल। जब आप हैंड रेस करेंगे तो आर्मपिट के नीचे, लेटिसमस डॉर्सी। और एक्सटर्नल ऑब्लिक तो ये बाहर वाला मसल है ना, जो आपके साइड में कमर के पास आपका, जहां से हम पकड़ सकते हैं, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक। रेक्टस एब्डोमिनस, ये अंदर के एब्स वाले मसल्स में आ गया, जो कि ये हैं। फिर इस तरफ हमने देखा पेक्टोरिस मेजर तक हो गया। हाथ में है बाइसेप ब्रैकिया। फिर अभी हम आ जाएंगे, सटोरियस हमने ऑलरेडी देख लिया है। इलियम जो होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस जो है, वहां से जो प्यूबिक के नीचे है, ये है इलोप्सस, इलोप्सस, क्योंकि इलियम से निकल रहा है तो इलोप्सस। इस तरीके से हम बोन से रिलेट करके देखेंगे ना तो थोड़ा हमें इजी पड़ेगा। अब ये क्वाड्रिसेप जो है, ये 4 मसल का ग्रुप है, क्वाड्रिसेप फिमोरस ग्रुप, 4 मसल मिलके, क्योंकि क्वाड्री मतलब 4, तो क्वाड्रिसेप फिमोरस ग्रुप ये हो गया। ये है अडक्टर लॉन्गस, मतलब जब हम पास में लाने की कोशिश करेंगे पैरों को, तो ये एक्टिवेट होगा। ओके, ये है टिबियालिस एंटीरियर, ये है पेरोनियस लॉन्गस, जो कि जो शिनबोन इसको बोल सकते हैं इधर। ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस,
और ये है गैस्ट्रोनीमस, ये तो हमने देखा ही था, ये काफ मसल है ना, पैर के पीछे वाला हिस्सा। ओके, इसी में यही मसल्स को पीछे की तरफ से बताया है बाकी। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारे बॉडी में, सॉरी लार्जेस्ट, वो है ग्लूटामस मैक्सिमस। ग्लूटामस मैक्सिमस जो कि हिप के ऊपर है, ये नाम याद रखिए, है ना। डेल्टोइड याद रखना है, ट्रेपेजीज याद रखना है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड याद रखना है, ग्लूटामस मैक्सिमस याद रखना है, मेसेटर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये काफ वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस्ट्रोनिमस है, तो इसमें हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ये सब हमारा हो गया था, ये स्केलेटल सिस्टम है ना। अब इसको स्केलेटल सिस्टम को दो में डिवाइड किया गया है, वो हम इसके आगे देखेंगे। पहले एक बार मोटा मोटा सारे मसल्स ये सॉरी बोन पढ़ लेते हैं। सर को तो पता ही है सबको कि क्रेनियम है, फिर ये जो है जबड़ा जिसको बोलते हैं मैंडिबल, जो ये रिब्स हैं जो कि हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये जिनसे बीच में जुड़ा रहता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। ये जो बीच का हिस्सा है जिससे दो रिब्स आपस में जुड़ते हैं, ये हो गया स्टर्नम। ये कंधे का ऊपर में जो ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं क्लेविकल, ये स्कैपुला जहाँ पे आपका कंधा आके जुड़ेगा बॉडी से। फिर उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये पैर में आ गए। उसके बाद जो ये आ गए कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजीज, है ना। तो ये हाथ की पूरी संरचना होगी। तो यहां से शुरू करेंगे क्लेविकल, फिर स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजीज, इस तरह ये हो गए। अब रिब्स तक हम पहुंच गए। उसके बाद आ गया ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीन होता है। और ये जो लंबार वाले हैं, ये वर्टिब्रा का नीचे का हिस्सा, सेक्रम, और फिर उसके बाद कैकम आता है ना, कैकम। तो सेक्रम, उसके बाद कैकम, ये आ गया इलियम, इस्चियम, इस्चियम ये वाला हिस्सा हो गया इस्चियम, ये वाला प्यूबिस। हाथ वाले हो ही गए। ये अभी प्यूबिक बोन के नीचे वाला हिस्सा सबसे लॉन्गेस्ट बोन हो गया फीमर। पटेला जो हो गया नी कैप को बोलते हैं। फिर टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजिस। अब इसमें सिर्फ तीन बोन रह गई, वो की कान वाली जो हमने कल देखी थी, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये एक्सियल हो गया, एक्सियल और एक्सियल स्केलेटन, ये वाला एक्सियल है पहले। एक्सियल स्केलेटन का ये बोन्स हैं, टोटल 80 बोन्स हैं इसमें एक्सियल स्केलेटन में। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये इसका एंटीरियर व्यू है, ये पीछे से देखेंगे तो पोस्टीरियर व्यू है। ये अभी आ गया है हमारा एक्सियल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल का। क्रेनियम बोन, जो क्रेनियल बोन्स हैं वो टोटल कितने हैं, जो स्कल में हमारे टोटल मिला के 28 बोन है ना। उसमें दो पराइटल, दो टेम्पोरल, एक फ्रंटल, ऑसिपिटल। ये देखिए इस वाले फोटो को और बड़ा करके देख सकते हैं। है ना, ये ब्रेन के हिस्से, फ्रंट वाला फ्रंटल, साइड वाला पराइटल, टेम्पोरल जो कान के पास वाला, और पीछे वाला ऑसिपिटल जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एथिमॉइड, आंख का गोले के पीछे जो खोखला हिस्सा है। तो इस तरीके से ये स्फिनॉइड, ये वाला जो कि जॉइंट बीच में हो रहा है आंख के पीछे और कान के ऊपर, ये वाला स्फिनॉइड बोन। तो इस तरीके से ये टोटल 8 होते हैं। 8 नहीं, ज्यादा हो गए क्या। ये दो पैराइटल होते हैं, दो फ्रंटल होते हैं। ये देखिए एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन, स्कल में 28, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, एक फ्रंटल, एक ऑसिपिटल, एथिमॉइड एक और स्फिनॉइड एक। टोटल मिला के 8 हो गए इसके।
अभी फेशियल बोन देखेंगे हम, इसका फोटो से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये फेशियल बोन्स, ये तो हो गए क्रेनियम के ही यहाँ तक। तो उसके बाद ये नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, वोमर, मैक्सिला मैंडिबल। तो मैक्सिला मैंडिबल तो सबको ही पता रहता है ज्यादा कर करके, है ना। तो इसमें क्या क्या आ गए, मैक्सिला 2 होते हैं, जाइगोमेटिक 2, मैंडिबल 1, नेजल के 2, पैलेटिन के 2, इंफीरियर नेजल कोंका 2, लैक्रिमल जहां से 2, वोमर 1। इस तरीके से टोटल मिला के 2 2 4 5 6 7 8 9 14 हो गया। 11 14 14 14। तो ये 14 और उधर 8, 22 22 होने चाहिए। तो यहाँ 28 क्यों लिखा है, ये गलत है फिर। हम कान के भी आ जाएंगे उसमें, ईयर के ओके ओके ओके। हो जाएंगे ना, यस 3 मैम 3 6 हो जाएंगे। 3 और 3 6 कान वाले। तो यहाँ तक पहुंच चुके अभी हम। जी मैम। ये आ गए, ये हमने मिस कर दिए थे। एक हायोइड भी है इसमें, 2 इन मेलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपीज। इसका भी फोटो देख लेते हैं एक बार। और एक हायोइड, ये है ना। ये आपके जो बोन्स होते हैं ये मिडिल ईयर में होते हैं, ठीक है। एक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है आउटर ईयर में। फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी, ये आपका जो देख रहे हैं बड़ा वाला हिस्सा, ये है पिन्ना, कान बाहर वाला आउटर ईयर। फिर ये है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, फिर इंटरनल ऑडिटरी मिएटस। फिर उसके बाद होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जहां से कान का पर्दा जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उसके पीछे से ये 3 बोन चालू होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज के पीछे जो मसल इसको अटैच की हुई होती है उसको बोलते हैं स्टेपिडस, जो कि सबसे छोटी मसल है और ये सबसे छोटी बोन है। ओके, इसके आगे चलते हैं अभी। हाँ, इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छे से सब लोग पढ़ाते ही हैं। ये देखिए यहां से ना, C7, T12, L5, फिर ये 5 फ्यूज्ड और ये 4 फ्यूज्ड। इस तरीके से आपको इसका नंबर्स के साथ में याद रख लेना है ना। C7, T12, L5, फिर 5 फ्यूज्ड और 4 फ्यूज्ड मिलके सेक्रम, और फिर यहाँ पे लास्ट में कॉकिजियल वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रल, कॉकिजियल। इस तरीके से, और ये आपस में जुड़े होते हैं डिस्क से। और जब इसकी संरचना में जो गैप हो जाता है, डिस्क के जो बीच में गैप आ जाता है, तो फिर इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है। मे बी पोस्चर की वजह से भी हो जाता है, जो लर्डोसिस, काइफोसिस, या आपके हैबिचुअल रहने से ही जो आपकी स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी, वो सब इसमें आएंगे फिर। ठीक है, अब इसके नीचे ये वाला रह गया था। छोटा कर लेते हैं, पता चलेगा नीचे क्या क्या है। और ओके, ये थोरेसिक वाला। ये स्टर्नम है बीच का हिस्सा, ये रिब्स हैं। इसमें जो ये हैं टोटल 12 होते हैं। 12 में से 10 ऐसे जुड़े हुए हैं और बाकी ये फ्लोटिंग होते हैं, फॉल्स रिब्स नीचे वाले। ओके, इनका काम है प्रोटेक्शन देना लंग्स को, हार्ट को। ओके, ये हमारा हो गया रिब केज। ये सारे मिलके हो गए एक्सियल स्केलेटन के। एक्सियल स्केलेटन में एक्सट्रीमिटीज नहीं आते हैं,
लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैर वाले जितने भी हैं वो इसमें नहीं काउंट होते हैं। तो इसमें टोटल 80 बोन्स हो गए, 8 सर के, 14 फेस के, 6 आपके कान के, उसके बाद ये वर्टिब्रा होगी, इनके अलग अलग आपको नंबर याद रख लेने हैं, 7, 12, 5, और ये 5 फ्यूज्ड होके एक बनाता है, ये 4 फ्यूज्ड होके कोक्सीडियल एक बनाता है। रिब्स आपके इधर 12 हो गए, और एक स्टर्नम जो कि बीच में पीस है जो कि इनको जोड़ता है, एक हायोइड हो गया। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें आपके 126 बोन्स आएंगे। तो ये शुरू होगा स्कैपुला और ये क्लैविकल, इसको देख लेते हैं एक बार। ये स्कैपुला हो गया, और ये क्लैविकल जो ब्यूटी बोन जिसके बारे में हम बात किए थे, और इस पूरी संरचना को पेक्टोरल गर्डल बुलाते हैं। ये ऊपर वाले को एक पेल्विक गर्डल होता है, एक पेक्टोरल, ये वाला पेक्टोरल गर्डल है। अभी हाथ वाले हमने ऑलरेडी बात कर लिए थे ना, कि पहले यहाँ पे जो स्कैपुला है, स्कैपुला में फिर ये आपकी रेडियस होगी, तो 2 रेडियस, 2 अल्ना, और उसके बाद में कार्पल 16, मेटाकार्पल 10, फिर उसके बाद फेलेंजिस 28, जो उंगलियों के पोर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, उंगलियों के पोर, फेलेंजिस। इस तरीके से क्या कितने हो गए, 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, फिर कार्पल 16, मेटाकार्पल 10, फेलेंजिस 28। अभी हम आ जाएंगे, ये क्या है, पेल्विक गर्डल हमारा, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये पेल्विक गर्डल हो गया। सबसे पहले इलियम, उसके मैम बाद मैम ischium। कार्पल मैम मैम कार्पल आपने 16 बताए, 5 हाँ, होते हैं ना? अच्छा 16 टोटल ऐड करके, ओके। 5 तो बहुत कम नंबर हो गया ना। नहीं मैम सही है, दोनों का मिलाकर 16 सही है, 8 रहते कार्पल से, घाट दोनों में होते हैं ना। दोनों का मिलाकर हाँ बराबर हाँ है। ठीक है, ओके। ओके, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इसी क्रम में ही याद कर लेना है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये 3 इसी तरीके से इसका पेल्विक गर्डल के पार्ट है ये। फिर ये लोअर एक्सट्रीमिटी, प्यूबिक बोन से स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, फीमर 2, उसके बाद टीबिया 2, उसके बाद पटेला 2, और फिबुला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10, और फिर लास्ट में फेलेंजीज, ठीक है, वो 28। इस तरीके से टोटल मिला के ये 128 बोन्स बनते हैं। इसमें से इसे एकदम अलग अलग करके आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस बोन्स की जानकारी होनी चाहिए कि हम जो मूवमेंट्स कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारा जो योगा पोस्चर्स है उनको अफेक्ट करेगा। इस तरीके से याद रखने से हमें समझने में पोस्चर्स को मदद मिलेगी। The human skeletal system is a body system कंपोज किस किस से मिलके बना होता है। बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, और 20% ऑफ द बॉडी वेट यही करता है। हमारी जो बच्चा जब पैदा होता है तब कहीं कहीं पे 300 लिखा है, यहाँ 270 लिखा है, और पर बड़े होने से सब फ्यूज हो जाते हैं और धीरे धीरे 206 बोन्स लिखा है यहाँ पर, है ना। और ओके, तो ये 2 में डिवाइड होके हमने इसको पढ़ लिया है अच्छे से। इतनी मसल्स होती हैं, इतने जॉइंट, अराउंड 360 जॉइंट्स होते हैं, पर इनके जो नंबर है ना ये हर एक ऑथर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो अराउंड 360 जॉइंट्स यहाँ लिखा है। ओके, ये है टेंडन। जो लिगामेंट है, द ह्यूमन बॉडी हैज अराउंड 900 लिगामेंट्स, ठीक है, कितने हैं, और ये हमें मूवमेंट में ये मदद करते हैं। जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट जेल लाइक होती है, और कार्टिलेज कहाँ है, नाक में है, कान में है, जो कि मूव कर सकती है, उनकी उनमें इलास्टिक टिश्यूज होते हैं तो वो मूव कर सकती है। तो कितने हैं, 900 लिगामेंट और 4000 टेंडन इन ह्यूमन बॉडी अप्रोक्स, ठीक है।
जॉइंट्स कितने थे? 360, लिगामेंट 900, अराउंड 4000 टेंडन, और कार्टिलेज का इसमें कोई संख्या नहीं दिया है। तो ये हैं टेंडन, ये हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बोन की स्ट्रक्चर है। ये 3 सेल से मिलके बनी होती है। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑस्टियोप्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 याद रखिए। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो बोन का निर्माण करता है, जो ऑस्टियोसाइट होता है वो मिनरल्स जो बोन में होते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, इनको बनाए रखता है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो बोन रिस्पोरेशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन, क्या लिखा है, रिसॉर्प्शन। ओके, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि रिसॉर्प्शन क्या होता है। रीअब्जॉर्प्शन ही होगा वो। हाँ, रिसॉर्प्शन कोई वर्ड नहीं है, रीअब्जॉर्प्शन ही। हाँ, फिर भी मैं एक बार देख लूंगी ये क्या गलत से प्रिंट हो गया क्या। ओके, तो ये रिसॉर्प्शन ही लिखा है। एक बार कोई गूगल में चेक कर लेंगे, रिसॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन। इसमें क्या है, विटामिन डी बनाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है, कैल्सिटोनिन बनाता है, और ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखता है बोन्स के अंदर। ठीक है, मीनिंग ये है, हाँ, सेम मीनिंग है, मैंने सर्च किया, सेम मीनिंग है। ओके, इसमें बोला गया समथिंग इज रीएब्सॉर्ब्ड, तो वही उसी से रिलेटेड है। ओके। तो जो भी, अब ये क्या क्या करता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन बना रहे हैं, यहाँ पे कैल्सिटोनिन निकलता है ना। जब कैल्शियम की, ये जो पैराथायरॉयड होता है, ये इस जो थायराइड होता है उससे कैल्शियम कम होता है, और जो कैल्सिटोनिन है ये कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करता है, कि बोन्स में कितनी देर तक स्टोर करना है, फिर उसको ब्लड में छोड़ना है, ये रेगुलेट होता है इसके थ्रू, पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू। जो बोन है वो 2 टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट जो कि पूरे सॉलिड टाइप की होती है, जो स्पॉन्जी होती है, उनमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है। ये कॉम्पैक्ट है, पूरा सॉलिड टाइप की। ये स्पॉन्जी है जिसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है, फ्रेमवर्क, सपोर्ट, मूवमेंट, शेप, मेंटेन पोजीशन, और मसल्स इस पे ही आके अटैच होते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, फिर स्टोर क्या करना, मिनरल्स करना, इसमें रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, बोन मेरो बनता है, हिमेटोपोएसिस और रीमॉडलिंग करना, रिफॉर्मेशन करना, मूवेबल जॉइंट्स बनाना, ये सब इसके काम हैं। जहां पे 2 बोन आपस में आके मिलती हैं नी जॉइंट में, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। वहां पे 2 बोन आपस में आर्टिकुलेट करती हैं। जो हेड ऑफ, ओके, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही देख लेंगे हम। मीटस कहाँ होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस में होती है। तो इस तरीके से ये चार्ट दिया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और किस तरीके से अटैच होती है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये टाइप ऑफ बोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आ जाता है कि लॉन्ग बोन्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिए कि फ्लैट बोन में आएगा स्कल, और इर्रेगुलर में आता है वर्टिब्रा का जो ये है, ठीक है। जो वर्टिब्रा वाला है वो आएगा आपका इर्रेगुलर में। शॉर्ट बोन्स में आएंगे रिस्ट, और ये आपका पैर का ये हिस्सा कार्पल मेटाकार्पल वाला, टार्सल, सॉरी टार्सल। और जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो आपके अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, जो हाथ और पैर हैं, ये आपके लॉन्ग बोन्स में आ जाएगा। ये लॉन्ग बोन है, कहाँ कहाँ है एग्जाम्पल, लॉन्ग बोन, bones of thigh, leg, arms, forearm. The longest bone in the human body is called femur or the thigh bone. Short bone include the bones of wrist. Wrist में होगी, ankle में होगी, जो आपका टार्सल वाला एरिया। The stapes is the smallest bone in the human body, हमने पढ़ लिया पहले। अभी ये शॉर्ट बोन की स्ट्रक्चर इन्होंने दिखा दिए।
ये हाथ का, ये पैर का। तो इसमें वही कार्पल, मेटाकार्पल फेलेंजीज। इधर ये वाला हम कभी उतना नहीं देख लेते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए। पैर का जो ए पोर्शन है वो है कैल्केनियस, बी पोर्शन है टैलुस, सी जो है क्यूबॉइड, डी वाला है नेविक्यूलर, जो ई ग्रीन देख पा रहे हैं आप वो है लेटरल क्यूनिफॉर्म। इतना भी याद रखेंगे ना कि इनमें से कौन सा एंकल, पैर का, फुट का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से जो भी आपको ऑड वन आउट लगे वो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। वापस से मैं एक और बार रिपीट करूंगी, हाथ के तो सबको ही याद रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो राइमिंग से भी है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। ये वाले मैं एक बार बोल देती हूँ, कैल्केनियस, टालस, नेविक्यूलर, क्यूबॉइड, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म। तो यानी कि सिर्फ क्यूनिफॉर्म याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो क्या हुआ, क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, कैल्केनियस, तो तीन तो सी हो गए, क्यूबॉइड, कैल्केनियस, क्यूनिफॉर्म, नेविकुलर और टालस। नेविकुलर और टार्सल से आप टालस याद रखिए, टार्सल से टालस, बाकी तीन सी, क्यूबॉइड, कैल्केनियस एंड क्यूनिफॉर्म। ये आपके पंजे, पैर के पंजे की मसल्स हो गए। ये हो गया है। फ्लैट बोन जो है, अभी फ्लैट बोन के एग्जाम्पल, द ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, नेजल, जो भी स्कल के पोर्शन में से आ रहे हैं वो सारे फ्लैट बोन्स हैं। उसमें आप जोड़ सकते हैं, फ्लैट आपके जो भी स्कल के हैं वो हमको याद ही है, ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, नेजल, लैक्रिमल, ये फेस के भी आ गए अब इसमें, वोमर, हिप बोन, स्टर्नम, रिब्स, स्केपुला, ये सारे फ्लैट बोन में आ गए। और एक बार रिपीट करती हूँ, सारे स्कल वाले, फेस वाले आ गए कुछ कुछ, नेजल, लैक्रिमल, वोमर, उसके बाद हिप बोन जिसको हम प्यूबिक बोलते हैं, फिर उसके बाद स्टर्नम, रिब्स, स्केपुला आर द फ्लैट बोन्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्लैट बोन के। ओके, ये है इर्रेगुलर बोन, है ना। इर्रेगुलर बोन का एग्जाम्पल आएगा ये आपका स्पाइनल वाला, है ना, जो वर्टिब्रा का एक है। गुड एग्जाम्पल ऑफ दीज आर वर्टिब्रा, सैक्रम, मैंडिबल। ये इर्रेगुलर है, ठीक है। इर्रेगुलर बोन का एग्जाम्पल वर्टिब्रा याद रखिए, मैंडिबल याद रखिए, सैक्रम याद रखिए। ये हम देख चुके हैं, बट आप ये सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए। एक्सेल में 80 बोन थे, तो सिर्फ सर से लेकर यहाँ प्यूबिक, इलियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सिर्फ ये यहाँ तक पूरा हमने लिया था। स्कल, फेस, रिब्स, इसमें हायोड भी लिया था, ईयर का लिया था, फिर रिब्स लिया था, स्टर्नम लिया था, और आपकी वर्टिब्रा ले लिए थे, और ये प्यूबिक वाला यहाँ तक का एरिया। इसमें हाथ पैर के, तो स्कैपुला से चालू किया था हमने। स्कैपुला, ये क्लेविकल, उसके बाद हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां और ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फोटो से आप इनकी संरचना याद रख सकते हैं। इसमें 126 बोन थे टोटल। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, सारे बोन्स ही हैं इसमें। कान के नीचे वाला ये मैस्टोइड प्रोसेस हो गया। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो कान का आपका, अगर कान नहीं है तो उसके पीछे अगर जो स्कल में आप देखेंगे तो एक खड्डा सा दिखेगा जहां पे वो आके जुड़ जाएगा, तो इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं। हाँ बताइए नेहा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ सवाल है? ओके ओके, बाकी ये सब हम पढ़ ही चुके हैं। ये पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मैक्सिला मैंडिबल, जाइगोमेटिक प्रोसेस, एथिमॉइड, नेजल बोन, स्फिनोइड, ये हो गया। यहाँ पे स्कल में हमने पढ़ा था टोटल 22, 8 क्रेनियम में, 14 फेस में, फिर 6 कान में, 1 हायोइड, ये वाले हम पढ़ चुके हैं। 5 फ्यूज्ड, ये 4 फ्यूज्ड, लंबार 5, थोरेसिक 12, C7।
रिब्स, स्टर्नम, 12 पेयर्स, क्लेविकल 1। अच्छा, ये तो सारे इसके नंबरिंग है। ओके, ये फिर से उन्हीं का संरचना है, अपर का और लोअर का, स्कैपुला क्लेविकल का और क्लियर पिक्चर। ये है शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल, जो हमने पहले में बात किया था। पेक्टोरल गर्डल यहाँ होता है, पेल्विक गर्डल नीचे में प्यूबिक बोन के पास होता है, जिसमें आपका आता है स्कैपुला, जो कि अपेंडिकुलर का पार्ट है। ये है पेल्विक गर्डल का पार्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी का लार्जर पिक्चर यहाँ दिया है। ये बीच यहाँ पे सैक्रम लास्ट होता है, उसके बाद सैक्रम के बाद कैकम आता है। ये पेल्विस, इलियम इस्चियम प्यूबिस, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो बीच का एक छोटा सा टेल बोन टाइप। ये 3 तरह का आपके जॉइंट्स हैं। फाइब्रस, जो कि इमोबाइल जॉइंट है, जो कि ज्यादा जिनमें मूवमेंट ही नहीं है। कार्टिलेजिनस, जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है। साइनोवियल, जिसमें फ्रीली मूव कर सकती है चीजें। ठीक है। इलियम इस्चियम प्यूबिस, पेल्विक गर्डल, ये 3 तरह के जॉइंट, ये मूव नहीं होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, और ये फ्रीली मूवेबल होता है। तो इसी के बहुत सारे जो टाइप्स हैं, उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। ये फाइब्रस है, जो बिल्कुल नहीं मूव होता है, स्कल वाला। कार्टिलेजिनियस, जो कि थोड़ा बहुत स्लाइटली मूव हो सकता है। ये हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूव होते हैं। इसके टाइप्स हैं पाइवेट, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, है ना। तो इस तरीके से ये बोन्स आपस में आके आर्टिकुलेट होते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर की इस तरह से ये मिलते हैं। जो आपके नेक का है ना, नेक वाला, जहां पे आपका जो नेक इस वर्टिब्रा से जॉइंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ पाइवेट जॉइंट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा ऑफ द नेक दैट अलाउज हेड टू मूव बैक एंड फोर्थ। तो हमारा ऐसे आएंगे कि इनमें से कौन सा पाइवेट जॉइंट का नहीं है, तो आपको एक्सक्लूड करना है। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एक एक दो दो हमको याद ही रखना है। पाइवेट जॉइंट होता है, नेक में होता है, इसको रोटेटरी जॉइंट बोलते हैं। ये एक्सियल रोटेशन आपका आपके गर्दन का, या सॉरी स्कल का, मतलब हेल्प करता है गर्दन घुमाने के लिए, इस तरीके से। अभी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो जहां पे आपका ये कोले का हिस्सा है, जहां पर ये फिट होता है बॉल, और फिर ये सॉकेट में जाके फिट हो जाता है। ऐसे ही शोल्डर में भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये शोल्डर वाला और हिप वाला, ये जो दोनों हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। बॉल, सॉकेट जॉइंट, शोल्डर और हिप जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जैसे कुंदी जैसा, इसमें यहाँ आके इस तरफ ये फिट होता है, तो इसमें एक ही तरफ की ऐसे मूवमेंट हो पाएगी, ऊपर की तरफ जाएगा या इधर जाएगा, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट एग्जिट्स इन द बॉडी, सर्व्स टू अलाउ मोशन प्राइमली इन वन प्लेन, एक ही तरफ जाएगा। अब हाथ में आप सोचेंगे कि जो नी है, सॉरी क्या, एल्बो, एल्बो से ऊपर की तरफ ही आ पाएगा हिंज जॉइंट, है ना। तो और ये किसके थ्रू कवर होते हैं, हाइलिन कार्टिलेजेस के थ्रू। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, जो हमारा एल्बो जॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट है वो, और साथ में इंटरफेलेंजियल, जो आपके पोर्स हैं, इनके बीच में भी जो जॉइंट है, उसको हिंज जॉइंट में लिया है। ठीक है। तो जो आपके फैलेंजीज वाले जॉइंट्स हैं उनको, और एल्बो के वाले जॉइंट को, ह्यूमरस और अल्ना के जॉइंट को हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे। अभी ये कैंडिलॉइड जॉइंट, तो ये आपके कार्पल, मेटाकार्पल के बीच में जो ये जॉइंट्स हैं, ये वाला,
मेटाकार्पल में जो बीच में जॉइंट है इसको बोलेंगे कैंडिलॉइड जॉइंट। इसका भी मूवमेंट एक ही तरफ होगा और थोड़ा सा पीछे की तरफ हो सकता है, ज्यादा नहीं, है ना। अदर टाइप ऑफ जॉइंट, ओके, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है, एक तो ये आपका यही रिस्ट में ही होता है। सैडल जॉइंट कहाँ है? रिस्ट में, और थंब में होता है, जहां तक मुझे याद है। थंब में जो जॉइंट है वो सैडल जॉइंट में आता है। तो this is a primary example of the saddle joint is trapeziometacarpal। ओके, तो मेटाकार्पल वाला फिर से ये इधर ही वाला इलाका, और एट द बेस ऑफ योर थंब। तो मुझे इसका पहले से ही थंब ही याद था, ये वाला याद नहीं था। ट्रेपेजियोमेटाकार्पल जॉइंट और थंब, इनमें सैडल जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो एंकल वाला है, ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एंकल वाला, ठीक है। इंटर मेटाकार्पल जॉइंट और एक्रोमाइको क्लेविकुलर जॉइंट बिटवीन द स्कैपुला एंड द क्लेविकल। जो स्कैपुला और कैविकल जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, जो कैविकल बोन था जहां स्कैपुला में आके फिर आपका ह्यूमरस फिट होता है, तो वहां वाला जॉइंट में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है और एंकल में होगा। तो इसका अलग अलग पढ़ने के बाद अगर हम ये पिक्चर याद रखेंगे तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी हो जाता है। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया एल्बो, पाइवेट का हो गया गर्दन, बॉल एंड सॉकेट का हो गया आपका शोल्डर और पेल्विक वाला हिस्सा, कॉन्डिलॉइड का हो गया आपके मेटाकार्पल और फैलेंजीज वाला हिस्सा, फिर सैडल में आ गया आपका एंकल का, और जो स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में, मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में भी सैडल जॉइंट, यहाँ पे फैलेंजीज वाला इलाका जो यहाँ है, मेटाकार्पल और कार्पल, सॉरी, इनके बीच में जो जॉइंट है वो भी सैडल में आएगा। और थंब भी याद रख लीजिए आप, सैडल का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, तो 4 दे दिए, उनमें से कौन सा नहीं है आपको ढूंढना है, या कौन सा है। पाइवेट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो उसमें जो भी दे देगा उसमें से फिर आपको नेक चूज करना है। ये बॉडी का मूवमेंट है, ठीक है। पैर को हम अपनी बॉडी के पास ले गए तो वो फ्लेक्शन हो गया, स्ट्रेट खींच दिया तो एक्सटेंशन हो गया। यह है बॉडी का मूवमेंट। स्पाइन का मूवमेंट हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बॉडी का मूवमेंट है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अडक्शन पास में लाना, अबडक्शन दूर ले जाना, ठीक है। रोटेशन मतलब गोल गोल घुमाना, प्रोननेशन ऑफ सुपिनेशन मतलब उसको सीधा करना, उल्टा करना, इन्वर्जन पैर को अंदर की तरफ मोड़ना, बाहर की तरफ मोड़ना, एवर्जन, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, इन्वर्जन, एवर्जन, आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है ये वाला, ओके। जी तो मैम। जब पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे इन्वर्जन, बाहर की तरफ मोड़ दिया तो एवर्जन। ये हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हो गए। टेंडन क्या है? हमने ये बोन को मसल के साथ अटैच करता है। टेंडन इज अ टफ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, है ना। तो जो बोन को मसल के साथ अटैच करे वो है टेंडन। बोन को मसल के साथ, या आप शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, टेंडन बोन टू मसल, टेंडन, लिगामेंट बोन टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन। तो ज्यादातर जो इंजरीज होती हैं वो या तो लिगामेंट में होगी या टेंडन में होगी। बोन तो स्ट्रांग होता है तो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जो स्प्रेन हुआ या कुछ भी। और एक चीज है, जब मसल बहुत वर्कड हो जाती है तो मसल फटीग करके एक पोजीशन बन जाता है, जिसमें कि क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत दर्द होता है। तो इस कंडीशन को मसल फटीग बोलते हैं। ये लिगामेंट है जो कि बोन से बोन को अटैच करता है, इतना याद रखना है। बोन से बोन को अटैच करता है लिगामेंट, बोन से मसल को अटैच करेगा टेंडन।
ये तो इसके डिजीज हो गया। इट्स इन्फ्लामेशन हो गया टेंडन में, तो टेंडनाइटिस हो गया। तो क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। Arthritis is a condition in which cartilage, the rubbery protective tissue, उसमें जो ऊपर का जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे टूट जाता है, उसका वेर एंड टेयर हो जाता है। तो ये जो अब कहाँ कहाँ हो सकता है? हैंड में हो सकता है, नेक में हो सकता है, जॉइंट जहाँ जहाँ पर है, लोअर बैक, नी, हिप्स, इनकी वजह से इन सब जगह पर आपकी कार्टिलेज घिस जाएगी और आपको दर्द होगा, इंजरी हो सकती है। इसके कारण क्या क्या है कि आपको कोई चोट लगी हो, उससे स्टार्ट हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, ओबेसिटी, हेरिडिटी, अदर डिजीज, इनमें से कोई भी ट्रिगर के साथ में आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है? स्टिफनेस आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट, आपने रेस्ट कर लिया तभी भी स्टिफनेस है वहां पे। बोनी एनलार्जमेंट इन द मिडल, कई बार क्या होता है ना, पैर में बोलते हैं हड्डी निकल आई है, मैं भाग नहीं पाता, पैर जमीन पे नहीं रख पा रहा हूँ, तो ये जो एनलार्जमेंट ऑफ बोन है वो। एंड जॉइंट ऑफ द फिंगर which may be painful, joint swelling, pain after overuse or longer period of inactivity, मतलब बहुत दिनों तक या तो आपने ज्यादा काम में लिया है या फिर बिल्कुल काम में नहीं लिया है, तब आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें आपको एक्सरसाइज करना होगा, बॉडी से वेट कम करना पड़ेगा ताकि बोन्स पर वजन कम आए, है ना। फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी और योगा तो सबसे ज्यादा हेल्प करता ही है, क्योंकि हम उतना स्ट्रेनियस जॉइंट्स पे डालते ही नहीं है। तो इस ऐसे वाले सिचुएशन में योगा बहुत हेल्पफुल होता है। एरियल योगा का भी बहुत चलन है, जिनको ज्यादा जो पैर भी नहीं रख पा रहे हैं जमीन पर, उनको ऐसे वाले ऑर्थो आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेशेंट्स हैं उनको एरियल योगा भी सजेस्ट किया जाता है। अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खुद ही अटैक करने लग जाता है ना। With rheumatic arthritis, body's immune system attacks its own cell. If left untreated, rheumatic arthritis can वो बोन को पूरा खत्म कर सकता है और डिफॉर्मिटी भी ला सकता है, जैसे कि फिंगर्स टेढ़े हो गए, ऐसे वाला। और ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन, ओबेसिटी, किसी ने स्मोकिंग किया है या जेनेटिक भी है, फैमिली हिस्ट्री में पहले से रहा है। इसके साथ टेंडर वॉर्म, सोलन जॉइंट्स, जॉइंट स्टिफनेस, ये जो सारे इसके साइन हो सकते हैं। आपको फटीग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस किसका एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस रहना, ये किसका एग्जाम्पल है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैनेजमेंट, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका रिहैबिलिटेशन ही एक अकेला इसका क्योर है, या फिर थोड़ी बहुत जो भी है वो है एंटी रूमेटिक आर्थराइटिक ड्रग्स, पर ये इतना कोई हेल्पफुल है नहीं। इसका रिहैबिलिटेटिव थेरेपी ही सबसे काम करता है कि आप किस तरीके से जो आपकी कंडीशन है उसके साथ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मसल डिस्ट्रॉफी, ये ना जेनेटिक होता है, जिसमें ना धीरे धीरे आपके मसल की जो टोनिसिटी है वो धीरे धीरे लूज होती जाती है। या तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मसल डिजीज, इसमें मसल लॉस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। इस बच्चे की हालत देख रहे हैं कि कुछ भी क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है, हमें सपोर्ट देता है, हमें एक पोस्चर देता है, वो सब बिगड़ जाएगा तो हालत इस तरह से हो जाती है। किसी को इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाती है, किसी को एडोलेसेंट में वो उसके लक्षण नजर आने लगते हैं फिर मसल डिस्ट्रॉफी के। वो समांथा प्रभु, एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उसको अभी ये रिसेंटली डायग्नोज हुआ है। वो आजकल उसका काफी आता है न्यूज में। अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, है ना। दो मूवमेंट होती हैं जो हमें योगा की दृष्टि से जानना जरूरी है। एक है आइसोमेट्रिक, एक है आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक में जो है लेंथ चेंज होती है। मान लीजिए आप कुछ भी सामान को आप उठाए या फिर आप योगा के पोज में जा रहे हैं,
तो जब जाएंगे तो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो मसल का लेंथ चेंज होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। पश्चिम उत्तानासन कर रहे हैं तो आगे झुक रहे हैं तो जो से जैसे भी या तो लेंथनिंग होगी या शॉर्टनिंग होगी, यानी कि मसल की लेंथ चेंज हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं जाना जो है उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक। और जो आइसोटोनिक मतलब टेंशन सेम रहेगा, आप सेम आसन को थोड़ी देर तक होल्ड कर रहे हो, है ना, आप शीर्षासन कर रहे हो और उसको होल्ड कर रहे हो, तो सेम जो टेंशन है उसको आप मेंटेन करेंगे, तो ये बन जाएगा आइसोटोनिक। तब जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा आइसोटोनिक, सेम एफर्ट के साथ, सेम स्ट्रेस के साथ जो आप होल्ड कर रहे हो आसन, तो ये हो जाएगा आइसोटोनिक। इसको आप याद रखिए। अब इसमें भी दो तरह का है, कॉन्सेंट्रेनिक और एक्सेंट्रेनिक। जो कॉन्सेंट्रेनिक कब होगा, जब वो आपकी तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल है, मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन्स, तो इसमें आपकी लेंथ चेंज हो रही है। इस वाले में आपकी लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, नो मूवमेंट। आई थिंक मैंने आपको उल्टा बता दिया है, लेट्स गो बैक। लेंथ जो है आइसोटोनिक में चेंज नहीं होगी। ये देखिए, जो ये सेकंड है, आइसोटोनिक में लेंथ चेंज नहीं होगी, सॉरी टेंशन चेंज नहीं होगी और शॉर्टनिंग ऑफ मसल होगी आइसोटोनिक में। ये आप चार्ट देखिए इधर पर, है ना, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ रिमेन सेम। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ रिमेन सेम। आपने वेट उठाया हाथ में और सेम ही रखा, वो जो है उसको होल्ड कर रहे हो आप। जो भी टेंशन रहा या जो भी स्ट्रेस रहा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेंथ का शॉर्टनिंग नहीं हो रहा है, लेंथनिंग नहीं हो रहा है, इसको होल्ड कर रहे हैं आप। यहां पर आपका शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रहा है, इसमें आप सेम मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक में चेंज ऑफ लेंथ होगी, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग ए लोड। मैंने आपको वहां पर गलत बता दिया था, सॉरी, ये करेक्शन है। सही आपने बताया था। आइसोटोनिक हाँ में मसल से तो स्ट्रेंथन होती है तो उसमें लेंथ में चेंज होता है। आइसोमेट्रिक में प्लैंक आ जी, जाएगा लाइक दैट, कि उसमें सिर्फ टोनिंग होगी। प्लैंक आ जाएगा या फिर कुछ भी जो आप पोस्चर, जैसे शीर्षासन जो है वो होल्ड कर रहे हैं ना, वो आ जाएगा उसमें। जैसे कि ये देखिए, आइसोमेट्रिक जो सेम फोर्स है उसको आप मेंटेन कर रहे हैं, सेम मसल का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, बस अब हम अपना जो भी एफर्ट लगा रहे हैं हम उतना ही मेंटेन कर रहे हैं बॉडी का। ट्राइंग टू पुश अ वॉल या मेंटेनिंग है एनी पोस्चर, हमें योगा में बोलते हैं ना कि मतलब हम एक ही को बार बार चेंज करने से अच्छा है एक को हम होल्ड करके अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं, तो ये उसमें आ जाएगा आइसोमेट्रिक में। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हमने अपने वीडियो में देखा था। ये जैसे मसल में कैसे पहुंचता है वो, ये इनकी माइलिन शीट, माइक्रोफाइबल, एक्सन टर्मिनल, ये हम कर चुके हैं। ये एक्शन पोटेंशियल है, ये बहुत ही बढ़िया क्लियर पिक्चर दिया है। ये एक्सॉन आ गया, यहाँ से ये वेसिकल्स हैं, ये इनके जंक्शन है और ये मसल का पार्ट है। सैक्रोमियर के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल का, जो जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। आई होप ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाए, ठीक है। ये जो इसकी बाहर की लेयर होती है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे जो ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बिल्कुल वैसे ही होती है, सिर्फ ये इसमें कैल्शियम डालने का काम करती है इस प्रोसेस में।
और कैल्शियम ही वो चीज है जिसकी वजह से वो जो एक्टिन और मायोसिन आपस में आके बाइंड होते हैं और वो प्रोसेस आगे चलता है। एटीपी भी यूज होता है, कैल्शियम यूज होता है, और ट्रोपोनिन करके था कल जो हमने देखा था ना, ट्रोपोनिन, वो हटेगा तो उसकी जगह पे वो हेड आके लगता है। ये हमारे सिलेबस में है, इसीलिए बता रही हूँ, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, तो ये उसी का ही पार्ट है। जो मसल है इसमें टी ट्यूब्यूल होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम अंदर घुसता है और फिर वो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज वाली चीज वापस से चालू हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल के पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन फिर से चालू हो जाता है ना। ठीक है, तो ये ही जो है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है जो हमने वीडियो में भी देखा और समझा भी। अभी पीछे की ये जो खींचना किसी भी चीज को, वो हो गया एक्सटेंशन। पीछे की तरफ आपने हस्तोत्तान आसन किया तो आपकी जो स्पाइन है वो हो रही है एक्सटेंशन। आपने फ्लेक्शन किया तो पाद हस्तासन किया तो वो हो गया फ्लेक्शन। आपने कटी चक्रासन किया तो हो गया रोटेशन। ठीक है, ये आपने जो सूक्ष्म व्यायाम में जो गर्दन वाला मूवमेंट किया राइट या लेफ्ट, तो ये लेटरल फ्लेक्शन में आ गया। ये है एक्सियल एक्सटेंशन। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल आप ना ताड़ासन याद रखिए। एक्सियल एक्सटेंशन की आपका एक्सियल स्ट्रेच आ रहा है बॉडी में। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेच, ये सुप्त ताड़ासन भी हो गया या ताड़ासन हो गया, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हो गए आपके एक्सियल एक्सटेंशन के। ये है स्पाइनल फ्लेक्शन। स्पाइनल फ्लेक्शन, ये सब जो मूवमेंट हम देख रहे हैं ये सारे हैं स्पाइनल मूवमेंट्स। स्पाइनल फ्लेक्शन, पाद हस्तासना, ये एक्सटेंशन। आप ऊष्ट्रासना इसको सोचिए, ऊष्ट्रासना तो बैक का पीछे की तरफ एक्सटेंशन। ये त्रिकोणासना आप सोचिए इसको, और ये हो गया लेटरल एक्सटेंशन। ये पार्श्व, इसमें जो स्पाइन है वो बेंड होके साइड की तरफ जा रही है, तो ये रॉन्ग है, इसको हटा देते हैं। ये फ्लेक्शन कैसे होगा, ये तो एक्सटेंशन होना चाहिए। इसमें भी आपका एक्सटेंड ही हो रहा है। ये एक्सियल फ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा रोटेशन, है ना, नी और जो हेड है वो पास में आ रहा है, इसलिए फ्लेक्शन हो रहा है। पर वो बॉडी का हुआ ना, हम स्पाइनल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं अभी। ओके, ये बॉडी मूवमेंट में देखेंगे तो फ्लेक्शन हो गया, पर अगर स्पाइनल मूवमेंट देखेंगे तो ये एक्सटेंशन हो रहा है। ये वाला एक्सियल रोटेशन, अर्धमत्संद्रासना, ये आप याद रखिए इसका। ये वापस स्पाइनल फ्लेक्शन, स्पाइनल एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, रोटेशन एंड एक्सियल एक्सटेंशन। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, लेटरल बेंड, ट्विस्ट, एक्सटेंशन। ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे अपने आसना को रिलेट करके हमें याद रखना है ताकि जो भी 4 ऑप्शन हुए उनमें से हम एलिमिनेट कर पाए। थैंक यू सो मच। अभी हम प्रार्थना कर लेते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हैं। मैम एरल योगा क्या बताए थे आप, मैं नहीं समझी, कैसे होता है वो? एरियल योगा ना ऊपर से एक कपड़ा टाइप का बंधा होता है जिसमें जो भी पेशेंट्स हैं जिनको पैर नीचे जमीन पे रखने में इतना दर्द है कि वो पैर भी जमीन पर नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तो वो ऊपर में ही उसी कपड़े के ऊपर बैठ के ही आसन कर पाते हैं। मैं 1-2 फोटो आपको भेज दूंगी। थोड़े बड़े सिटी में आजकल इसका काफी चलन है, लोग ऐसे ही शौक के लिए भी कर रहे हैं, बट किसी को सच में अगर इस तरह का इश्यूज हैं जो कि ऑर्थराइटिस या बोन पर इम्पैक्ट आ सकता है, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। मेरे एक सीनियर खुद के हैं जो बेड रिडन वाली कंडीशन से आज हेड स्टैंड तक पहुंच गई हैं। मतलब उन्होंने एरियल योगा से ही शुरुआत किया था, फिर बाद में धीरे धीरे वो पूरा योगा में ही से ही उनका पूरा सारा बीमारी ठीक हुआ है। अभी हम चेयर योगा ओके इज मैम, थैंक गुड ना, चेयर का भी यूज करते हैं।
फॉर दैट। जी जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर का मोस्टली यूज किया जाता हाँ नहीं, ये जो टिपिकल मैं एयर योगा की बात कर रही हूँ ना, ये एरियल योगा की, तो वो काफी हेल्पफुल रहा है। है। हाँ वो कमर उसमें लगे गर्दन, होते हैं, वो रूफ में लगे होते हैं। करेक्ट करेक्ट, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो पहले तो एक्चुअली यूज करते थे एरोबिक्स वाले, या मतलब जो होते थे सर्कस वगैरह में, पहले कितना इसका यूज था, इजी अभी आता उन था, सबको ही लेकिन एक्सरसाइजेस आजकल फॉर्म को बना दिए हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको यूज किया गया है। करेक्ट।